गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम यूनिट ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मनीष हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में दिल दहला देने वाला मर्डर हुआ था। ऐसा खौफनाक मर्डर जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे। घटना का सीसीटीवी आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक्सयू कार में 2 शूटर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। एक दो नहीं, करीब 21 राउंड फायरिंग की जाती है, जिससे गाड़ी सवार मनीष की मौके पर ही मौत हो जाती है। मर्डर की ये खौफनाक तस्वीरें 22 फरवरी की हैं। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक लोग बाहर पहुंचते, बदमाश फरार हो जाते हैं। सरेआम मर्डर करने के बाद बदमाश बेखौफ थे और उनके बेखौफ होने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गोली मारने के बाद दोनों शूटर बड़े आराम से गली से निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं मामले में पुलिस की क्राइम यूनिट ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। क्राइम यूनिट पालम विहार ने वारदात में शामिल मास्टरमाइंड संजय पांचाल और उसके अन्य साथी योगेश उर्फ योगी को दिल्ली के महिपालपुर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो वहां से फरार होने की फिराक में थे। हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए इसका जो मुख्य आरोपी था जिसने ये सारी साजिश रच के ये मर्डर कराया, वो ये हमने संजय पांचाल जो है उसको और एक उसका साथी है योगेश उर्फ योगी, दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उनसे जब हमने पूछताछ की है तो पूछताछ में पता चला है कि इनकी आपस में 3 व्हीलर की प्रधानगी को लेके कोई आपस में रंजिश थी और उसी चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए इसने भाड़े के शूटर हायर करके और ये मर्डर कराया। गुरुग्राम में बदमाशों के बेखौफ हौसले पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रखे गए। ऐसे में अब देखना होगा कि मनीष हत्याकांड मामले में शामिल शूटर को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कि जो लोग शामिल थे उन पे भी हम त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे और आज इनका 2 दिन का हमने पुलिस रिमांड इसका हासिल किया है और उससे आगामी पूछताछ करके उसके संबंध में जो भी और जांच है। गुरुग्राम में बदमाशों के बेखौफ हौसले पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस मनीष हत्याकांड मामले में शामिल शूटर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। रोहतक में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एमडीयू कैंपस में सुबह एक युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। रोहतक के एमडीयू में उस समय सनसनी फैल गई जब कैंपस में एक युवक का शव संदिग्ध हालातों में मिला। कोरोना महामारी के बाद अभी एमडीयू कैंपस ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि युवक का शव मिलने से कैंपस में दहशत फैल गई। युवक रोहतक के बहु अकबरपुर गांव का रहने वाला था। युवक का शव शौचालय के अंदर पड़ा था, जिसके पास में ही नशे के इंजेक्शन भी मिले हैं। दरअसल एमडीयू कैंपस में बने रोज गार्डन के बाथरूम की कुंडी अंदर से बंद थी, जिसको गार्ड ने खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी नहीं खुली, जिसके बाद गार्ड ने बाथरूम की कुंडी को तोड़ दिया तो देखा कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के पास से कई इंजेक्शन और नशे के संदिग्ध सामान बरामद किए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। ये बाथरूम की कुंडी लगा के और इसने कोई पॉइजन शायद ले रखा है, जैसे अंदर गए बदबू आ रही थी और ये नहीं पता कारणों का, किस कारण इसने लिया है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता करेगी। और ये हमने जब जैसे ही ये हमारा एक जो ड्यूटी वाला था वो बाथरूम करने के लिए गया तो अंदर से कुंडी लग रही थी, तो हमारे पीछे जाली है उसमें से उसने देखा तो एक लड़का पड़ा था, उन्होंने हमारे को मैसेज दिया, हम आगे हमने पुलिस को इन्फॉर्म कराया और फिर इसका ताला तोड़े, वो कुंडी तोड़ी, दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो ये डेड था। पुलिस भी हमारे साथ थी।
वही मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवा दिया गया है और जांच जारी है। ये हमें फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि भैया ऐसे ऐसे रोज गार्डन के पास जो बाथरूम है वहाँ पे एक लड़का मिला है जो संदिग्ध हालत में है। उसके बाद हम यहाँ मौके पहुँचे पुलिस टीम के साथ, तो उसके बाद इनके परिजनों को सूचना दी गई, एफएसएल टीम मौके बुलाई गई और अब भाई बाद पोस्टमार्टम ही पता चल पाएगा भाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पलवल पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पलवल पुलिस ने चोरी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे एक नामी चोर को गिरफ्तार कर लिया। पलवल में चोरी के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने भी कमर कस ली है। अब पुलिस ने ऐसे ही एक चोरी के मामले में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने लगभग 1.5 साल से फरार चल रहे चोरी के नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हजारों रुपए बरामद किए गए और आरोपी को जेल भेज दिया गया। दरअसल हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 1.5 साल पहले एक कैंटर की चोरी हुई थी। हालांकि पुलिस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसमें जावेद फरार चल रहा था, जिसके चलते होडल पुलिस की अपराध जांच शाखा टीम को सूचना मिली कि कैंटर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी पुनहाना चौक पर खड़ा है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी इधर उधर भागने लगा, लेकिन पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आरोपी को काबू कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन्होंने जो हसनपुर थाने से एक गांव पाटनगर था, वहां से एक कैंटर चोरी किया था। जो ये जावेद उर्फ पीड़ा सनो प्रतीक खां आरोप निवासी आड़ी नेव, ये इसमें नामजद आरोपी था। दिनांक 27/3/21 को मैंने सही मैं खुद, मेरे साथ सिपाही राजकुमार, सिपाही शंकरलाल, गाड़ी सरकारी के, हम गश्त पड़ताल क्राइम होटल बस स्टैंड पर मौजूद थे। जो मुखबर ने मुला की इतला दी कि जो आपके मुकदमा नंबर 230 में जो नामजद आरोपी जावेद उर्फ पीड़ा है, वो सवारी के इंतजार में पुनहाना मोड़ पर खड़ा हुआ है। अगर फौरी तौर पर रेड की जाए तो उसको काबू किया जा सकता है। जो इतला को सच्चाई और माकूल मानकर मैंने साई ने अपनी जो पार्टी थी उसको इतला से अवगत कराकर और हम पुराने मोड़ पहुँचे, तो मुखबर ने बतलाया कि जो बाएं साइड में लंबे वाला लड़का खड़ा हुआ है, यही वो जावेद है जो मुकदमा नंबर 230 में नामजद आरोपी है। जो मैंने साथ मुलाजिम की मदद से उस शख्स मजबूर को काबू किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में आगे कुछ क्या सामने आता है। झज्जर में नाबालिग छात्रा के आत्महत्या मामले में तूल पकड़ लिया है। परिजनों समेत कई धार्मिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें झज्जर की हैं। फरवरी 2021 में एक नाबालिग छात्रा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार के साथ कई सामाजिक संगठन आ खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। लोगों में गुस्सा है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाराज है। परिवार का कहना है कि पुलिस जालसाजी कर रही है, सबूत मिटा रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। दरअसल छात्रा के परिजनों ने इस मामले में गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया था। आरोप था कि उनकी 2 बच्चियों को अपहरण किया गया। एक बेटी तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर घर आ गई, लेकिन दूसरी काफी देर बाद घर लौटी। बाद में उसने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बजाय धोखे से पीड़ित परिवार पर दबाव डालकर अंतिम संस्कार करवा दिया। देखिए 10 तारीख का मामला, 10 फरवरी का, और इसमें पुलिस ने जो है वो गोलमेल की है। परिवार को डराया धमका
लड़की के पिता से जबरदस्ती 5-6 कोरे कागजों पे साइन करवाए। एक कागज पे ये लिखवा के लिया कि मैं कार्रवाई नहीं चाहता, जबकि पुलिस को ये पता था कि लड़की के साथ दुराचार हुआ। इसमें 4 दोषी थे, पुलिस अभी तक 2 को दिखा रही, 2 में से 1 गिरफ्तार है और जो दूसरा बीएसएफ का जवान है वो फरार है। फरार क्या, वो जाके ड्यूटी की उसने। वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने सामाजिक संगठनों के साथ न्याय दिलवाने के लिए एक बैठक की। बाद में सभी ने घटना को लेकर आक्रोश जताया और शहर भर में प्रदर्शन किया गया। सभी प्रदर्शनकारियों ने सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जो भी आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें आरोपी की गिरफ्तारी से कम और कुछ भी मंजूर नहीं, जिसके बाद एक ज्ञापन सीएम के नाम अधिकारियों को सौंपा गया। महिला थाने के अंदर उसमें चल रहा है, उसमें एक मुलजिम तो अरेस्ट हो गया, दूसरा मुलजिम जो है वो बीएसएफ में था और वो वेस्ट बंगाल में कहीं ड्यूटी पे था, जो हमने पता करा है। तो हमने उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को उनके वारंट भेज दिए हैं और वो जैसे ही अपनी यूनिट में रिपोर्ट करेगा वो हमारे को पुलिस को हवाले कर देंगे। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि दूसरे आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश और दुनिया में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश में ये स्थिति है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी समस्या ये है कि देश में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही। देश के ही नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे और स्थिति ये है कि जगह जगह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जो बेहद खतरनाक है। अब सामने आए नए मामलों ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 72,000 के पार हो गया है और 459 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। यह आंकड़ा बेहद डरावना है और इसके बाद भी देश में लोगों ने कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। कोरोना के दिन ब दिन बढ़ते हुए आंकड़े डरा रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। इसकी वानगी देश में लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से साफ दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो 1 साल पहले की स्थिति में फिर से हम जा सकते हैं और एक बार फिर देश की टेंशन बढ़ सकती है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही लॉकडाउन के रूप में भुगतना पड़ सकता है। और चलिए अब एक बार देश के कोरोना के अब तक के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना के 1,22,21,665 लोग अभी संक्रमित पाए जा चुके हैं। 1,14,74,683 लोग हालांकि कोरोना संक्रमण को मात देकर वापस घर लौटे हैं। वहीं अभी भारत में 5,84,055 एक्टिव केस हैं और 1,62,927 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के बढ़ते ये मामले लगातार संकेत दे रहे हैं कि लोगों की लापरवाही एक बार फिर से कोरोना को बेकाबू कर सकती है। अब लोगों को कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो बात 25 मार्च की करें तो 53,476, 26 मार्च को 59,118, 27 मार्च को 62,714, 28 मार्च को 68,020, 29 मार्च को 63,000, 30 मार्च को 56,211, 31 मार्च को 53,480, 1 अप्रैल को 72,323 मामले सामने आए। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में चिंताएं बढ़ रही है प्रशासन की। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई गई है। वहीं आम जनता से अपील की जा रही है कि कोरोना के प्रति लापरवाही ना बरते। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में कल 276 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए तो वहीं 199 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ घोषित किए गए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएं। जहां ये संख्या पहले 35% थी तो उसको बढ़ाकर अब 50% तक कर दिया गया है। वहीं बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। जहां गुरुग्राम में पहले 2,500 से 3,000 कोरोना संक्रमण के टेस्ट किए जा रहे थे तो वहीं उसको बढ़ाकर अब
4500 से 5000 के बीच में अब कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह लोगों में बढ़ती लापरवाही है। जिला प्रशासन का कहना है कि लोग जो हैं वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हैं। वहीं आज 1 अप्रैल है और 45 वर्ष से ऊपर लोगों को अब कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। गुरुग्राम में भी 209 केंद्र बनाए गए हैं जहां कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हरियाणा के जींद की पुलिस बिजली का बिल नहीं भरने के बाद डिफाल्टर घोषित कर दी गई है। इसके चलते जींद के 2 थानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली आज के समय में बेहद जरूरी बन गई है। लगभग हर तरह के काम में बिजली की आवश्यकता रहती है। इतनी जरूरी होने के बावजूद भी कई सरकारी विभाग और प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो कि बिजली निगम का करोड़ों रुपए दबा कर बैठी हुई हैं। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली बिल नहीं भरने वाले सभी डिफॉल्टरों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते बिजली विभाग भी अब डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्ती से शिकंजा कस रहा है। ऐसे में अब जींद की पुलिस भी डिफॉल्टर घोषित हो गई। 2 थानों का लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरा जा रहा था, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों थानों के बिजली कनेक्शन ही काट डाले। दरअसल बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से थानों का बिल बकाया चल रहा था। कई बार बिल भरने के लिए अवगत भी कराया गया, लेकिन बिल नहीं भरा गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च तक रिकवरी पर जोर भी दिया गया था, लेकिन थानों ने बिल नहीं भरा। ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी दिया गया था, पर जींद पुलिस बिल भरने से फेल रही। सिटी थाने का लगभग 8 लाख रुपए और ग्रामीण का लगभग 1.5 लाख रुपए बकाया है। उनसे परस्यू करने लग रहे हैं। उनका एक बिजली का बिल बकाया है और मामला उच्च अधिकारियों की नॉलेज संज्ञान में भी डाला गया है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट का, हमारा बिजली विभाग का इस टाइम 31 मार्च तक रिकवरी के ऊपर पूरा फोकस है। किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी प्राइवेट पर्सन का पैसा बकाया तो हम उसको पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं कि वो पैसा रिकवर किया जाए। और उसी अभियान में क्योंकि थानों का पैसा लंबे टाइम से बकाया था, हमने उनसे उनकी अथॉरिटी से भी बात करी, हमारी हायर अथॉरिटीज़ की नॉलेज में भी हैं, तो यही वजह रही। फिलहाल बिजली विभाग डिफाल्टरों पर शिकंजा सख्त कर रहा है। ऐसे में पुलिस का डिफाल्टर घोषित होना और प्रशासन की इस लापरवाही का आम लोगों पर क्या असर होगा? प्रदेश सरकार द्वारा आज पूरे हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में आज हम चरखी दादरी की अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। और अगर यहाँ पुख्ता प्रबंधों की बात की जाए तो जो मार्केट कमेटी द्वारा है कोई पुख्ता विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर पूरे दादरी जिले में 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और 7 खरीद केंद्रों पर अभी तक कोई भी सरकारी खरीद एजेंसी यहाँ पर नहीं पहुँची है और ना ही कोई किसान यहाँ अपनी जो फसल है वो लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी जो अनाज मंडी है इसके अंदर जो बाजरा और सरसों के जो अब तक उठान नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो चरखी दादरी की अनाज मंडी में पुलिस कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। और कुछ किसान हमारे साथ ही हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था थी। मंडी में कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। सबसे पहले तो मार्केट कमेटी की तरफ से बात लेते हैं तो जितने भी यहाँ पानी टंकियाँ हैं उनका कनेक्शन कटा हुआ है। अभी तक कोई कनेक्शन दोबारा से उन्हें मोटरें ठीक नहीं करवाई गई हैं। जितने भी गेटों पे कांटे लगे हैं सारे कांटे खराब हैं। प्रशासन ने किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं किया है। दूसरा, यहाँ रही बात सरसों की खरीद की तो अभी एमएसपी से ज़्यादा भाव सरसों के ओपन बाज़ार में हैं, लेकिन यहाँ दादरी में पर्सनल दादरी की बात करें, यहाँ 9 ऑयल मिल हैं। 9 ऑयल मिल अपना एक संगठन बना के यहाँ ज़मींदारों को, किसानों को भयंकर तरीके से लूटा जा रहा है, जिसमें मार्केट कमेटी, प्रशासन सब इसमें शामिल हैं और सरकार को भारी राजस्व की चोरी की जा रही है। जीएसटी, टैक्स सब तरीके का और ज़मींदारों को लूटा जा रहा है। कम भाव में देके व्यापारियों को खरीदते हैं। इतने अपने तरीके से कानून बना रखे हैं। और यहाँ हमने डीसी साहब से, एसडीएम साहब से बात किया, आढ़ती एसोसिएशन ने, लेकिन कोई अच्छा जवाब हमें वहाँ से मिला नहीं। आज हम तैयारी कर रहे हैं, व्यापार मंडल के लेटर पैड पर लिख के एमसीए विंडो पे एक सरकार से दरखास्त लगाएंगे कि अगर बात की जाए यहाँ पर तो अभी तक कोई खरीद जो एजेंसी है उनको ऑर्डर जारी नहीं हुए।
ना खरीद तो है एजेंसी के लिए तो है, लेकिन अभी भाव ऊंचे हैं। सरकार का एमएसपी का सरसों का रेट 4650 रुपये है और यहाँ 4849 4850 ऐसे भाव मिल रहे हैं किसानों को। तो सरकार को तो कौन देगा, कोई नहीं देगा। वही 1.5 महीने बाद पैसे आते हैं। देखिए, इनका स्पष्ट रूप से जो आड़ती थे, इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंध करने के पुख्ता जो दावे हैं वो बिल्कुल हवाई है। और इसके साथ ही ये भी है कि जो सरकारी जो रेट है उससे ज़्यादा भाव सरसों के यहाँ फिलहाल मिल रहे हैं। अगर पूरे ज़िले की बात की जाए तो चरखी दादरी ज़िले में आज कहीं भी कोई भी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। हरियाणा के अनाज मंडियों में आज से खरीद जो फसलों की है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी को दिखा दे। सोनीपत अनाज मंडी का यह मेन गेट है जहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनकी तैयारी कर ली गई है। मास्क रखे गए हैं, सैनिटाइजर यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर मंडी के जो इंतजाम थे उनकी तैयारियों के लिए जो मंडी सेक्रेटरी है वो खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके जो भी कमियाँ रही हैं, चाहे पानी की है चाहे शौचालय की है, उन कमियों का वो खुद ही निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा जो फिलहाल अभी तक कोई भी जो किसान है वो मंडी में फसल लेकर नहीं पहुँचा है। जो करीबन जो सरसों की और गेहूं की फसल की जो बात की जाए तो वो यहाँ पर खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई भी किसान अभी तक नहीं यहाँ पहुँचा नहीं है। सेक्रेटरी हमारे साथ खुद मंडी के, हमसे बात कर लेते हैं। सर, कब से मतलब खरीद शुरू होनी है, क्या क्या तैयारियाँ आज तो कर दी गई हैं? खरीद जो है सरकार के अनुसार आज से यानी कि 1 अप्रैल से खरीद की जा रही है। इसमें हमारी मंडी जो है सरसों के लिए और गेहूँ के लिए निर्धारित की गई है। क्या क्या तैयारियाँ पूरी हुई है सर? ठीक है, हमारी तरफ से जो मंडी को लेकर कई व्यवस्था पूरी कर दी गई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्थाएँ हैं और पानी की साफ सफाई की, बिजली की सभी हमारी तरफ से उसका प्रबंध कर लिए गए हैं। एक आधी छोटी कमी मोटी कमी हमने वो भी दुरुस्त करने की व्यवस्था। सर, एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से जो मंडी में वो इंतजाम देखा पुलिस से बातचीत हुई है। इसके अलावा जो कमियाँ पानी की या जो सफाई की वो साफ सफाई या जो बेसिक व्यवस्था है वो हमने कर ली है। पुलिस के बारे में जो कल उपायुक्त महोदय ने जो है मीटिंग ली थी और जल्द ही एसपी साहब महोदय की तरफ से पुलिस भी यहाँ पर डेवलप कर दी है। किस चीज़ की जो फसल की सर खरीद शुरू हो गई? देखिए, खरीद हमारे पास गेहूं और सरसों की अभी तक जो किसान हमारे पास कोई नहीं है। हमारी तरफ से अंदाजन कितने दिन में चलाना शुरू हो जाएगा? देखिए, गेहूं की जो फसल है वो लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं जिसमें मंडियों में आने के लिए, और सरसों की फसल जो है वो मंडियों में आने के लिए। तो मंडी सेक्रेटरी ने खुद ये कहा है कि जो भी कमियां रही हैं उनको जल्द पूरा कर लिया जाएगा और खुद मंडी में वो यहाँ पर हैं। और सुरक्षा की बात अगर कर ली जाए तो डीसी सोनीपत ने कल मीटिंग की थी और जल्द ही पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो किसान है वो अभी तक मंडी में फसल लेकर नहीं पहुँचे हैं। जो मंडी अधिकारियों की बात की जाए तो 4 से 5 दिन तक जो किसान है वो मंडी में फसल लेकर पहुँच सकते हैं। आज से मंडियों में फसल खरीद शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल को लेकर रोहतक मंडी में आना शुरू हो चुके हैं। हम रोहतक की अनाज मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है लाख दावे कर रहा है कि यहाँ पर जो है बैठने और ठहरने की व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि शेड भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ट्रैक्टर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। किसान जो है अपनी फसल लेकर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आज जो है जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है, पानी की व्यवस्थाएं भी है, यहाँ पर शेड की व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। और इधर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है किसान अपनी सरसों की फसल लेकर पहुँच चुका है और पहली फसल जो है यहाँ पर बेची जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो सरसों की फसल, उसके बाद गेहूं की जो है फसल यहाँ पर पहुँचने वाली है। लेकिन सरसों की फसल आने के बाद जो है मंडी में चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दिखाएंगे आपको कि ये जो ढेरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सरसों जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ये ज़रूर कहा जा रहा था कि किसान और आड़ती के बीच की कहीं ना कहीं दूरी रहेगी, लेकिन सरकार प्रशासन बार बार यही दावे कर रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मंडियों में जो है आप ये जो किसान हैं अपने फसल जो है यहाँ पर मंडी में उतार रहे हैं। अब सरसों की फसल है, लगातार जो है यही कहा जा रहा है। कुछ किसान भी हैं इधर, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि लगातार हम यही कहते रहे हैं कि जो है मंडियों का जायज़ा लेने के लिए हम पहुँचे हैं, क्योंकि आज से ही फसल खरीद शुरू हो चुकी है। तो कुछ किसान हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर आएंगे जरा। आ गया साहब, आ जी, नाम क्या है आपका? अशोक नाम है। अशोक, अच्छा अशोक ये बताएं कि आज से फसल खरीद शुरू है, आप फसल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई मंडी में? ले रहे हैं सिस्टम, व्यवस्था का तो सिस्टम हमारे समझ मानता को ना, हमारा तो इतना है
जो टोकन वाला सिस्टम तो हमारा काम नहीं देवा सरसम कर गेहूँ कट गए गेहूँ 10 दिन पाँच कट टोकन आज ले टोकर काम चल लगा या टोकन ना आवे उस दिन गेहूँ कट जा तक टोकर काम चल रहा मार दे चल भाई जी कर रोड पर ले गया रात में भी गिरा हल्ला लगन मशीन का अलग मैटर है मशीन आ जाएगी जब गेहूँ काटने शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल आज सरसों लेकर पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं किस तरह की है? अगर मंडी हमारा मैसेज ना अंता जिस दिन मंडी की व्यवस्था की बात करें तो रहने की और बैठने की पानी की व्यवस्था की मंडी का तो ठीक सुथरा काम है। मंडी में तो भाई तो पानी रहा टोकरा पियो लैट्रिन बाथरूम उड़े सही 8 दीता पैन लाग रहे बताइए और की अगर इतना कर सके 8 दीता बच्चा पानी ये कहा जा रहा था कि किसान और जो आड़ती है उसके बीच की कहीं ना कहीं दूरी देखी जा रही है। क्या लगता है आपको? वह दूरी ठीक कोई ना ये तो नजदीक रहेगा ठीक सब रुपया भी तो लेना देना पड़ा है। ये बड़का फीस कितना भराएंगे ये जो फसल आ गई हम आड़ती के गिर दी तो आगे भी तो चाहिए लेन देन तो रखना पड़ेगा तो ये जरूरी है। आड़ती बिना हमारा काम चल रहा कोने। देखिए किसान और आड़ती एक बीच की कड़ी होती है और कहीं ना कहीं इनके बगैर किसी का भी गुजारा चलने वाला है, ना किसान का और ना ही आड़ती का। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी किसान हैं, क्या लगता है आपको किस तरह के प्रबंध यहाँ पर किए गए? प्रबंध बढ़िया प्रबंध है जी, कोई वो नहीं है। पानी की लाइट की बिजली सब व्यवस्था बढ़िया है। खाने का 10 रुपये खाना का कैंटीन खोल रखी खट्टर सरकार ने, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया सरसों पकड़ने लग रही है उच्च दाम पर गवर्नमेंट रेट से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।